नमस्कार। आज हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक के पार्ट में हमने रिसर्च के बारे में, रिसर्च का अर्थ क्या है, एक अच्छे रिसर्च के क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च, ये हमने देखा। आज हम रिसर्च अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो रिसर्च अप्रोचेस में यहाँ पर दो मेजर अप्रोचेस सामने है। पहला है पॉजिटिविज्म एंड सेकंड है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। मैं यहाँ पर बीच बीच में हिंदी के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये चैनल बहुत सारे हिंदी के अभ्यर्थी भी देख रहे हैं, तो पूरी तरह से हिंदी या पूरी तरह से इंग्लिश में बना पाना कहना चाहिए एक काफी चैलेंजेबल रहता है, क्योंकि आपको सभी दर्शकों को देखना होता है। तो मैं बायलिंगुअल इसको रखने की कोशिश करता हूँ। तो इंग्लिश में बनाने के कारण क्या होता है कि उसका हिंदी भी बीच बीच में बता देता हूँ, तो हिंदी माध्यम वालों को भी काफी मदद मिल जाती है। तो रिसर्च अप्रोचेस में यहाँ पर हम दो प्रकार के रिसर्च अप्रोचेस की बात करेंगे। एक है आपका पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, और जो सेकंड है पोस्ट पॉजिटिविज्म, उसे हम कहेंगे उत्तर प्रत्यक्षवाद। पोस्ट इन्हें बाद में, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये दो अलग अलग प्रकार की। जब आप केवल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, तो मूलतः ये आपका राजनीतिक विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में काफी बहुतायत से ये शब्द प्रयोग में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अनुसंधान के क्षेत्र में जब हम इसका उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा हम एक फोकस्ड होकर इसके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा क्या है। तो पॉजिटिविज्म रिसर्च focuses on the knowledge of facts gained through the observation। यानी यहाँ पर आप देखें कि जब आप इसके क्वेश्चन आंसर पिछले सालों की देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न मिल रहा है ना। ये प्रश्न आपको क्या मिल रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न क्या मिलेगा, ये कौन सा प्रश्न आपका बन रहा है। तो आप देखिए कि प्रश्न जो है वो ये है, यहां से आपका एक प्रश्न बन रहा है। ये जो लाइन आई ना कि गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, ये मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा कि पॉजिटिविज्म किस बात पर फोकस करता है। तो पॉजिटिविज्म फोकस क्या करता है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण। तो प्रेक्षण के द्वारा अभिग्रहित या प्राप्त ज्ञान, इस पर प्रत्यक्षवाद अनुसंधान जो है वो फोकस करता है। Here focus is on collecting the data and interpreting it in the most objective way as it appears। अब यहाँ पर ये वर्ड पर ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होगा कि जो मेरे लिए सही है वो बाकी के लिए सही है, जो बाकी के लिए सही है वो मेरे लिए भी सही है, सभी के लिए एक जैसा है, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता है। अगर कोई चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो वो सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन मतलब जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो हर एक व्यक्ति उसकी अपने अपने अनुसार अगर व्याख्या करता है और हर बार उसका अलग अर्थ निकलता है तो फिर वो जो है सब्जेक्टिविटी कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगा। तो आप देखें कि पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद में, अनुसंधान के क्षेत्र में या शोध के क्षेत्र में जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि फैक्ट्स गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, और दूसरा जो है वो क्या है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। द रिसर्चर्स कांट यूज हिज और हर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। वह अपने हिसाब से, मैं ऐसा सोचता हूं कि ये रहा होगा, नहीं, आपको सोचने करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये राइट्स नहीं है। Hence, the findings in positivism are objective and quantifiable, है ना। क्वांटिफिएबल मतलब जिनको कहना चाहिए क्वांटिटेटिव जो वर्ड है ना, गणनात्मक, और उसी से ये बना है क्वांटिफिएबल।
तो सम की पॉइंट्स अबाउट द पॉजिटिविज्म, ये अब आपके सामने जो 5-6 बिंदु दिख रहे हैं ना, बस यहीं पे आपका एक एग्जाम का क्वेश्चन छुपा हुआ है। बस ये 6 पॉइंट्स आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो तो आपका पॉजिटिविज्म पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज उसको देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं पिछले सालों में यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एमपी सेट आदि में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है, तो आप उनको लगातार देखिए। तो जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस स्तर से आते हैं और उनकी पूछने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये आपका एक पक्का क्वेश्चन बनता है। अब क्या है देखो 6 पॉइंट में, नॉलेज कैन बी गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसमें पहली चीज क्या हो गई कि नॉलेज कहां से गेन हो रहा है आपको, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। और कैसे, जब आप कोई प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फिर इट फोकसेस ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वांटिफिएबिलिटी, है ना। उसके अंदर 2 चीजों पर फोकस किया जाता है। पहला है आपका वस्तुनिष्ठता, है ना, ऑब्जेक्टिविटी। तो आप देखें कि जब आपका आंसर आएगा तो अभी हमने पिछले उसमें देखे ना कि 1 2 3 4, है ना, 5 6 ऐसे बहुत सारे बिंदु दे दे जाते हैं और फिर ए बी सी और डी ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं और इसमें बोलते हैं बोले ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें बोल देते हैं कि 1 है ना, 2 है, 5 है, इसमें बोल दिया 1, इसमें बोल दिया 3, इसमें बोल दिया 6, इसमें 2 4 और ऐसे तो 6 अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए और फिर आपसे बोलते हैं कि बताओ इनमें से करेक्ट कौन है। तो आपको उसमें से क्या करना होता है, करेक्ट ऑप्शन निकालना होता है। तो ये जो ऐसे जो 6 पॉइंट्स अगर आपको क्लियरली हैं तो ऐसी कंडीशंस में आप बड़ी आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। तो आपको यहां पर ये चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, इट एम्फेसिस ऑन एम्पिरिसिज्म, है ना, अनुभववाद, है ना, एम्पिरिकल। तो ये अनुभववाद पर, अनुभवजन्य चीजों पर ये आपको फोकस करता है। हियर इंक्वायरी रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट्स, यानी ये किसके ऊपर रिलायबल होता है या रिलाइज करता है, विश्वास किसके ऊपर करता है, जो फैक्ट्स या रिजल्ट्स कैसे हों जो आपके ऑब्जर्वेबल हो, जिनका प्रेक्षण किया जा सके, प्रेक्षणीय। और दूसरा है मेजरेबल। तो मेजरेबल का मतलब क्या होता है कि जिनको मापा जा सके, तो मापने योग्य और साथ ही साथ वो कैसे होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हो। तो प्रेक्षणीय और प्रेक्षणीय के साथ साथ आपके होने चाहिए मापनीय। एम्फेसिस किस पे कर रहा है वो, तो एम्फेसिस कर रहा है आपके अनुभववाद पर। फिर हियर इंक्वायरी रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेबल मेजरेबल हो गया। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द सेंसेस। ये पहले से ये प्रिज्यूम करके चलता है कि ज्ञान जो होता है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है थ्रू द सेंसेस, सेंस के थ्रू। एंड इट इज रिलेटेड टू डिडक्टिव अप्रोच, है ना, आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये 2 चीजें होती हैं। तो यहां पर ये आपका जो है किस पर बेस्ड है, ये निगमनात्मक, है ना। वो हिंदी वर्ड बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है हिंदी वर्ड भी मैं बता सकूं। तो यहां पर डिडक्टिव जो है अप्रोच होती है। तो ये जो है आपके पहला क्या हो गया, अनुभव, प्रयोग से और प्रेक्षण से, है ना। और दूसरा आपका हो गया कि क्वांटिफिएबल, परिमाणात्मक, है ना। ध्यान रखिए इसका हिंदी नाम क्या है, परिमाणात्मक, है ना। और अगर इसी क्वांटिफिएबिलिटी के अपोजिट क्या होगा, क्वालिफिएबिलिटी, तो उसका हो जाएगा गुणात्मक या गुणात्मक। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। और डिडक्टिव को हम क्या बोलेंगे, निगमनात्मक, निगमनात्मक,
मक। और इसी का एक होता है इंडक्टिव, उसको बोलते हैं आगमनात्मक, है ना। तो आप देखिए ये 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाने चाहिए किसके बारे में, पॉजिटिविज्म रिसर्च के बारे में। तो पहला आपका एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, मेनली जो मेन मेन वर्ड्स हैं बस उन वर्ड्स को आप ध्यान रख लेंगे तो आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप देखें कि हेंस पॉजिटिविज्म जो है, प्रत्यक्षवाद जो है वो क्या करता है, दैट नेचुरल साइंस आर ओनली द साइंस। मतलब अब आप देखो कि एक ऑब्जेक्टिव ऐसा आ जाए कि किस अप्रोच के थ्रू जो है केवल नेचुरल साइंस को ही साइंस माना गया है ना। कहने को तो हम क्या कहते हैं, सोशल साइंसेस, हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो उनमें भी विज्ञान शब्द आ रहा है, लेकिन जब हम पॉजिटिविज्म अप्रोच की बात करते हैं तो पॉजिटिविज्म अप्रोच की बात करने पर ये साइंस साइंस नहीं रह जाते हैं। क्यों नहीं रह जाते, क्योंकि आप देखें ना ऊपर हमारा क्या है भाई, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस के थ्रू आनी चाहिए चीजें, और सबसे बड़ी चीज क्या है उसमें, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो विज्ञान के विषय में ऑब्जेक्टिविटी होती है, 2 और 2 4 होते हैं। कहीं किसी संस्कृति सभ्यता में चले जाएं, गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस या समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो वहां पर पर्सन टू पर्सन जो है वो चीजें वैरी कर जाती हैं। यानी कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की विचारधारा में फिट बैठ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा भी उसको उसी दृष्टि से, उसी दृष्टिकोण या नजरिए से देखे। तो इसलिए यहाँ पर उन सोशल साइंसेस को जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें क्या होता है, सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट्स होते हैं। मतलब सब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठता नहीं, उसमें क्या है, व्यक्तिनिष्ठता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा। तो ये वर्ड आ रहा है आपका, यानी पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो नेचुरल साइंसेस पर एप्लीकेबल है बिकॉज कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, और जो सोशल साइंसेस हैं वो सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट्स को अलाउ करते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर वो आपके कहना चाहिए कि साइंस नहीं होंगे। फिर रिसर्च प्रोसेस एज पर पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, प्रत्यक्षवाद अनुसंधान में शोध प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से शोध प्रक्रिया होती है। तो रिसर्च प्रोसेस फॉलो ए क्वांटिटेटिव, है ना। आप देखिए क्वांटिटेटिव मतलब ये क्या हो गया, परिमाणात्मक, या है ना। और अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो गुणात्मक होता है, तो यहाँ परिमाणात्मक होता है। एंड डिडक्टिव अप्रोच, और कौन सी अप्रोच होती है, निगमनात्मक अप्रोच, ये ऊपर ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स बिगिनिंग विद अ थ्योरी, डेवलपिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम दैट थ्योरी, एंड देन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू टेस्ट दोज हाइपोथेसिस। If the hypothesis doesn't confirm the theory, then they are reframed। मतलब ये पूरी आगे एक में डायग्राम से इसको और अच्छे से हम समझेंगे, पहले इसको यहाँ पर देखें। सबसे पहले क्या होता है, एक थ्योरी से इसकी शुरुआत होती है और एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत के आधार पर हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना की जाती है। फिर उस परिकल्पना के संदर्भ में, उसके संबंध में क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है, और उस विश्लेषण के आधार पर उस परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है। तो अगर वो परिकल्पना हमारी सत्य सिद्ध होती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो अगेन फिर क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस को रिफ्रेम्ड किया जाता है, और ये आपका इसमें अप्रोच है। तो आप देखिए यहाँ पर ये साइंटिफिक मेथड्स कहलाती है। तो ये जो आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम किस से रिलेटेड है, पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है, कि पॉजिटिविज्म में किस प्रकार से रिसर्च किया जाता है। तो आप देखें यहाँ पर पूरा एक साइकिल है ना। तो कहीं ना कहीं से आपको, तो आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, है ना, फिर आपकी प्रॉब्लम पर आपने रिसर्च किया, एक हाइपोथेसिस डेवलप हुआ, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ, कलेक्ट एंड एनालाइजिंग, कंस्ट्रक्ट ए कंक्लूजन, है ना। तो ये पूरा एक साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ, मेक एन ऑब्जर्वेशन से, प्रेक्षण लेने से। फिर उस प्रेक्षण के आधार पर आपने क्या किया, समस्या को पहचाना, उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आपने उस प्रॉब्लम पर अनुसंधान किया।
फिर आपने अपना उसके आधार पर एक परिकल्पना का निर्माण किया, फिर एक प्रयोग डिजाइन किया, उसके बाद आपने डेटा और ये सब कलेक्ट करके रिजल्ट्स ऑब्टेन करे, पूरा एनालाइज करके रिजल्ट्स ऑब्टेन किया, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, एक निष्कर्ष यानी एक कंक्लूजन आपने निर्माण किया, और इस प्रकार से पूरा एक ही साइकिल चलता है। तो ये जो है आपका पॉजिटिविज्म कहलाता है। अब पॉजिटिविज्म की लिमिटेशंस हैं, है ना, लिमिटेशंस या हम ये कह सकते हैं कि सीमाएं, जहां पे जाकर हम पॉजिटिविज्म जो है वो अपने क्या कहते हैं हथियार डाल देता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी सबके लिए, है ना, वन फॉर ऑल फॉर वन, ऐसा साइंस में या रिसर्च में कभी भी नहीं होता है ना। तो रिसर्च के लिए अगर वन फॉर ऑल फॉर वन हम कोशिश ही करते हैं, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन हल किया था, है ना, पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पर्टिकुलर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक था, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड्स में एक्चुअल में ये वर्ड आया था। तो ऐसे ही यहाँ पर रिसर्च में भी हम बात करें तो ऐसा नहीं है, हर एक टाइप के अनुसंधान की या शोध की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो ये सीमाएं क्या है, तो पहली है डिनायल टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस, है ना, ह्यूमन इमोशंस मानवीय संवेग जो है या मानवीय संवेदनाएं जो होती हैं उनको ये अस्वीकार कर देता है, मानवीय संवेदनाओं को अस्वीकार, और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो मानवीय संवेदनाओं को अस्वीकार करना। दूसरा है, ए मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ पॉजिटिविज्म इज द क्लेम फॉर सर्टेनिटी, दैट इज claiming the scientific knowledge is purely objective, valid, certain and accurate, है ना। मेजर शॉर्टकमिंग क्या है कि क्लेम फॉर सर्टेनिटी, ये क्लेम करता है, निश्चितता के लिए क्लेम करता है। किस बात की निश्चितता के लिए, कि ये प्योरली ऑब्जेक्टिव है, पूर्णतः वैलिड है, निश्चित है और सटीक है। इन सब बातों के लिए ये क्या करता है, क्लेम करता है, एक्यूरेट, सटीक, है ना, सर्टन, निश्चित, फिर वैलिड, वैध, है ना, जिसको हम वैलिडिटी भी कहते हैं, प्योरली ऑब्जेक्टिव, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ। तो आप देखिए कि ये इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। फिर इट जस्ट डिस्क्राइब्स द फिनोमेना इन एन ऑब्जेक्टिव वे, ये केवल वस्तुनिष्ठ रूप से, यानी कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से वो दार्शनिक भाषा में बात करें, दर्शन के संदर्भ में बात करें, तो मोह माया से दूर होकर किसी भी प्रकार के उसमें पछड़े में नहीं पड़ती, बिल्कुल निर्विकार भाव से, है ना, हम कहते हैं ना निर्लिप्तता का भाव, किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है। तो जब संलिप्तता होती है ना, तब तो उस कंडीशन में, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, संलिप्तता और एक होता है निर्लिप्तता, है ना। तो निर्लिप्तता सीधी सीधी ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, मतलब इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है ना। और ये आपका निर्लिप्तता, है ना, इसको पूरा कर देता हूं यार, अब सही है। तो ऑब्जेक्टिविटी, संलिप्तता में पर्सन का खुद का इन्वॉल्वमेंट हो जाता, हमने अभी ऊपर देखा। तो ये सब्जेक्टिविटी के रेफरेंस में बात। फिर पॉजिटिविज्म समटाइम्स इज ए रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, ये जो पराभौतिकी जो है, मेटाफिजिक्स जो है, उसको कभी कभी ये रिजेक्ट कर देता है। तो ये चार इसके लिमिटेशंस हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना, उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो जस्ट ये पॉजिटिविज्म के बिल्कुल अपोजिट चलेगा। तो अगर आपका पॉजिटिविज्म क्लियर है ना, तो आपको पोस्ट पॉजिटिविज्म में बहुत आसानी रहेगी। तो आप देखें, पोस्ट पॉजिटिविज्म फोकसेस ऑन interpretations that can be scientifically tested by using different methods and techniques. These are based on some specific assumption and supportive action. यानी ये कुछ स्पेसिफिक assumption, हमारी
अवधारणाएं कुछ पहले से ही हैं और कुछ निश्चित उसके सपोर्टिव एक्शंस है उन पर बेस्ड होता है. In contrast to positivism, post-positivism states that observations cannot be relied on perfectly. Observations जो हैं वो cannot be relied perfectly, पूर्णतः उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, because they are subjected to error. उनमें त्रुटि होने की संभावना है. So post-positivists do not rely on science as pure solution. जैसे विज्ञान में क्या होता है कि इसको हमने अभी लिमिटेशंस में भी देखा ना, बिल्कुल उसको क्या मानते हैं, प्योर, सर्टन, वैलिड, एक्यूरेट. लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है इस बात को अलाउ नहीं करता है. वो ये मानता है कि इसमें कुछ त्रुटि होती है, सब्जेक्ट टू एरर चलता है. रेदर दे बिलीव दैट ईच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज एरर. ये मानता है कि जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का उसमें कुछ एरर्स होते हैं, तो जब उसमें एरर्स होते हैं तो उससे जो आप ऑब्टेन कर रहे हो उसमें भी एरर्स होगा. तो इसकी कुछ फीचर्स क्या है, इट इज कॉन्ट्ररी टू द पॉजिटिविस्ट अप्रोच. तो आपकी जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच में हमने जो 4 5 6 चीजें जो देखें उसका जस्ट अपोजिट है. उसमें हम कह रहे हैं कि गेन्ड थ्रू द नॉलेज गेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, तो यहां पर ऐसा नहीं है. फिर वहां पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्टिविटी नहीं है, वहां पे बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी आ जाएगा. तो बिल्कुल उसके अपोजिट चलते जाएगा. इट प्रेज्यूम्स दैट साइंटिस्ट आर बायस्ड इन सब्जेक्टिव. देखो पॉजिटिविज्म कहता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जो रिजल्ट्स आएंगे वो प्योरली वैलिड होंगे, एक्यूरेट होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे. लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि नहीं, साइंटिस्ट जो हैं वो बायस्ड होते हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, पहले से ही बायस्ड नेचर के होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी होती है. The laws and theories can be tested using scientific methods. जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं उनको वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया जाता है. पोस्ट पॉजिटिव. Here research start with existing theory, collecting data and analysis with the ultimate aim to reject or validate the theory. इसमें क्या होता है कि वहां पर आप देखो एक हाइपोथेसिस क्रिएट होता है ना, और फिर उसके बाद वो हाइपोथेसिस आपका अगर नल एंड वाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो आप अगेन से रिफ्रेम करते हो. यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर थ्योरी से स्टार्ट किया जाता है, डेटा कलेक्टिंग किया जाता है और इसका अल्टीमेट होता है कि या तो आप क्या करो, रिजेक्ट कर दो उस थ्योरी को, या फिर उस थ्योरी को क्या कर दो, वैलिडेट कर दो. हेंस पोस्ट पॉजिटिविज्म इज ए फिलोसॉफिकल सिस्टम, दार्शनिक पद्धति है. स्टार्टिंग द सर्टेन नॉलेज इज बेस्ड ऑन नेचुरल फिनोमेना. प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके आधार पर प्राप्त कुछ निश्चित ज्ञान से इसकी शुरुआत होती है. और this information, the information is derived from sensory experience and interpreted through reasons and logic. और उन प्राकृतिक घटनाओं की क्या होता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है. किस आधार पर की जाती है, कुछ कारण होते हैं और कुछ तर्क होते हैं. तो ये आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है. अब रिसर्च अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में और इसकी लिमिटेशंस है ना. तो आप देखें कि यहाँ पर अंडर पोस्ट पॉजिटिविज्म द रिसर्च प्रोसेस फॉलोज ए क्वालिटेटिव. आप वहां पर देखिए, वहां पर क्या था, क्वांटिटेटिव, और क्या था वहां पर, डिडक्टिव. यहाँ पर क्या हो गया, मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने पॉजिटिविज्म समझ लिया तो आपको पोस्ट पॉजिटिविज्म में बहुत दिक्कत नहीं आनी है. तो पॉजिटिविज्म में हम बात कर रहे थे क्वांटिफिएबल, है ना. एक वर्ड आया था क्वांटिफिएबल, परिमाणात्मक. यहां पर एक वर्ड क्या आ रहा है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक. वहां पर वर्ड आ रहा था डिडक्टिव, निगमनात्मक. यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, इंडक्टिव, है ना. इंडक्टिव के लिए हम क्या बोलते हैं, आगमनात्मक. तो वहां पर था आपका निगमनात्मक और यहां पर आपके पास क्या आ गया, आगमनात्मक. वहां पर आपके लिए था मात्रात्मक और यहां पर आपके लिए क्या हो गया, गुणात्मक. तो ये बड़ा मेजर अंतर है. It involves beginning with the specific observation, detecting patterns and regularities, formulating
टेंटेटिव हाइपोथेसिस। अब वहां पर देखो, एक वहां हाइपोथेसिस वहां पे भी था, लेकिन वहां टेंटेटिव वर्ड नहीं था। यहां पर क्या है, टेंटेटिव, एक अनुमानित परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड फाइनली डेवलपिंग जनरल कंक्लूजन और थ्योरीज, है ना। तो इसका बिलो डायग्राम शायद रह गया है ना, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। लिमिटेशंस ऑफ द पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। अब आप देखें, इट क्वेश्चंस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च। वो सब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन करता था, ये ऑब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चंस करता है। इट बिलीव्स दैट ऑल साइंटिफिक मेथड्स आर सब्जेक्ट टू सम एरर। वहां पर आप ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि भैया ये एक्यूरेट है, वैलिड है ना, लेकिन यहाँ ये कह रहा नहीं, these are subject to some error, उनमें भी कुछ त्रुटि हो सकती है। In a nutshell, both positivism and post positivism are separate philosophies or research। ये शोध की दोनों अलग अलग कहना चाहिए दर्शन है, philosophies है। फॉर्मर इज बेस्ड ऑन डिडक्शन, पहला वाला डिडक्शन पर है तो और ऑब्जेक्टिविटी पर, तो लेटर किस पर है, इंडक्शन और सब्जेक्टिविटी पर। पहला वाला क्वांटिटेटिव की बात करता है, सेकेंड वाला क्वालिटेटिव की बात करता है। तो ये हमारा पॉजिटिविज्म था। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की स्टेप्स यानी शोध की प्रक्रिया जो होती है उसमें कितने चरण होते हैं। तो शोध जो है वो एक निश्चित प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और इन्हें हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे आपको स्टेप्स दे देंगे और कहेंगे कि इनका सीक्वेंस बताइए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कौन इसमें इसका स्टेप्स का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहला है सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक, यानी किसी भी शोध की रिसर्च की शुरुआत होती है एक रिसर्च टॉपिक का चयन करने से। द फोरमोस्ट वर्क इन दिस डायरेक्शन सिलेक्टिंग ए टॉपिक फॉर द रिसर्च। ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत यहां से हो रही है। While selecting the topic for research, the foremost task is to narrow down the potential ones among the available issues in the particular area of research। मतलब जब आप यहाँ रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप अपने टॉपिक को जितना नैरो कर सकते हो उतना आपको नैरो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको जितना ब्रॉडर वे में ले जाओगे आप अपने मूल उद्देश्य से उतना भटक जाओगे। तो टॉपिक का चयन करते समय हम क्या करते हैं, नैरो डाउन करते हैं पोटेंशियल वंस अमंग द अवेलेबल इश्यूज। फिर द रिसर्चर शुड कीप इन माइंड दैट द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी नाइदर टू ब्रॉड टू नैरो। बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा संकीर्ण भी नहीं होना चाहिए। टू ब्रॉड नॉट टू नैरो, नाइदर टू ब्रॉड टू नैरो, ना तो बहुत ज्यादा विस्तारित होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा संकीर्ण होना चाहिए। द रिसर्च टॉपिक शुड बी सिलेक्टेड इन अ वे दैट कैन बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और आसानी से समझ में आ सके। सिंस इट इज नॉट ए मैथोडिकल स्टेप, hence selecting a research topic requires knowledge and significant time. Research topic should be defined in such a way that the further stages can be carried out effectively। अगर आपका टॉपिक वेल डिफाइंड नहीं होगा तो फर्दर जो स्टेजेस होंगे उनको आप प्रभावशाली तरीके से इफेक्टिवली आप उसको नहीं कर पाएंगे, दक्षता के साथ नहीं कर पाएंगे। तो रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि आगे चल के आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चनियर्स बनाना है ना, और पूरी प्रोसेसेस करनी है, उसका डिजाइन, रिसर्च की डिजाइन, उसका डेटा कलेक्शन, एनालाइजिंग, ये सारी चीजें। तो आपका रिसर्च टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड में नहीं होना चाहिए, नाइदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो। ये पहला था। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को परिभाषित करना। आपने आपका टॉपिक किया है ना, टॉपिक आपका बहुत ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला चरण क्या आता है कि आप जो है रिसर्च को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम कैन कॉज द फेल्योर ऑफ
एंटायर रिसर्च स्टडी अगर आपने इम्प्रॉपर वे में अगर उसको डिफाइन किया है, आपकी डेफिनेशन जो है रिसर्च प्रॉब्लम्स जो भी आपने उठाई है, तो आपका पूरा पूरा रिसर्च स्टडी बेकार जा सकती है। तो रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड क्लियरली एंड प्रिसाइसली, बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपने उसको एलैबोरेट कर दिया है, तो प्रिसाइसली भी होना चाहिए और क्लियरली भी होना चाहिए। द research problem which is clearly defined solves half of the problem। अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका रिसर्च ये मानकर चलिए कि आधा हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको आगे चलकर दिक्कत आ सकती है ना। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है, सही सही एकदम, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो स्पष्टता होनी चाहिए। फिर इन दिस स्टेप ऑल द एस्पेक्ट्स related to the research problem are identified after which a problem statement is formulated। जब आप डिफाइन कर लेते हो तो इसमें जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके हर एक पहलू, ऑल द एस्पेक्ट्स, उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, वो सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर आप क्या करोगे, आपके रिसर्च प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करोगे, एक कथन का निर्माण करोगे, जिसके आधार पर आप आगे चल के पूरा अपना रिसर्च करने वाले हो। इफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिफाइंड प्रिसाइसली, अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो प्रिसाइसली डिफाइन किया गया है, सही सही परिभाषित किया गया है, तो इट हेल्प्स द रिसर्चर्स टू सिलेक्ट द रिसर्च डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन मेथड इजीली। और ऐसी स्थिति में आप जो है सही तरीके से अपने रिसर्च को डिजाइन कर पाओगे, डेटा कलेक्शन कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, आपका टाइम, समय, आपका पैसा और आपके प्रयास, ये सब गो टू वेस्टेड, ये सब जो है व्यर्थ में चले जाएंगे। तो इनको व्यर्थ में जाने से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना है। वो डिफाइन करते समय आपको देखना है कि वो क्लियरली हो, प्रिसाइसली हो, साथ में उसमें सभी एस्पेक्ट्स जो है वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। आप देखिए, आपने आपकी प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट तैयार कर लिया रिसर्च प्रॉब्लम का। अब आप उस रिसर्च के उद्देश्य को लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को, कि भाई आप ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, इसको रिसर्च को कंडक्ट करने के पीछे क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो आफ्टर डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेज इज टू सेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइंड इन क्लियर टर्म्स, एक स्पष्टता के साथ डिफाइन होना चाहिए। रिसर्चर्स टू प्रोसीड इन सर्टेन डायरेक्शन, जिसके आधार पर शोधकर्ता जो है वो एक निश्चित दिशा में अग्रसर हो। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं किया तो यू मे बी डिस्ट्रैक्टेड, आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और ये डिस्ट्रैक्शंस जो है आपको फोकस करने से रोकेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप फोकस कर पाओगे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च वर्क। इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, वो ऑन हो गया, एन आएगा, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रिसर्च, है ना। As the entire effort and resources are applied to accomplish the research objectives, it helps research to provide answers for the specific research questions. While defining research objectives, the researcher should always remember that this should be comprehensive as well as attainable। comprehensive भी होना चाहिए और साथ ही साथ attainable होना चाहिए। comprehensive नहीं है और अटेनेबल भी नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्टिव गलत माना जाएगा। The objectives are the focal point है ना। आप देखते हैं ना कि जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये जितनी भी लाइट रेज आती हैं, है ना, उन लाइट रेज को क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर देता है, मिला देता, फोकस कर देता। तो दैट इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। तो आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है ना, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव
आपका क्या होता है, एक तरह से फोकल पॉइंट होता है रिसर्च का, जो सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। रिलेटेड टू दीज ऑब्जेक्टिव्स वुड रिजल्ट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर सर्वे, साहित्य सर्वेक्षण। ये जब आपने आपका रिसर्च का टॉपिक, स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव सारी चीजें आपने कर ली, अब आप क्या करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो लिटरेचर सर्वे का मतलब है, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं रिसर्च का मतलब क्या है, री प्लस सर्च, तो ऑलरेडी पहले से उस बारे में कुछ शोध हो चुका है, तो आप उससे संबंधित सामग्री को अध्ययन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे क्या करता है, तो लिटरेचर सर्वे का पर्पस है टू प्रोवाइड द रिसर्चर एन आइडिया अबाउट द एरिया ऑफ नॉलेज एंड हाईलाइट्स द इश्यू दैट नीड्स बी रिसर्च, है ना। जो ऑलरेडी पहले से जो रिसर्च हो चुका उसमें से अब आपको क्या रिसर्च करना चाहिए उसके बारे में हाईलाइट्स करता है और आपको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड्स करता है। Surveying literature is one of the most important things, and so and so. It generally helps. It generally has a specific organizational pattern. जब आप लिटरेचर सर्वे करते हो ना, तो आपको एक पूरा स्पेसिफिक पैटर्न का पता चलता है और उसके आधार पर आप आगे प्रोसीड करते हो। While summary includes reviewing important information from different sources, the synthesis of information ड्यूरिंग द लिटरेचर सर्वे आप क्या करते हो, अलग अलग सोर्सेज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दूसरे रिसर्च की समरीज और रिव्यूज और इस सबको करके उसको सिंथेसाइज करते हो, उसका संश्लेषण करके, और एक पर्टिकुलर आप अपना कहना चाहिए पूरा इंफॉर्मेशन का एक डेटा टाइप आप बना लेते हो जो आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं। दिस रीशफलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स द रिसर्चर इन डेवलपिंग अ न्यू इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द ओल्ड इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपने लिटरेचर सर्वे किया मतलब उसी जिस पॉइंट्स पर, जिस सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पर आप आगे बढ़ रहे हो, तो उससे पहले उस सब्जेक्ट्स में, उस टॉपिक पर क्या क्या पूर्व शोधकर्ताओं द्वारा, पुराने रिसर्चर्स के द्वारा शोध किया जाए, आप उसका लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो उनके लिटरेचर से उनको पढ़ने के बाद आपके पास एक नया आइडिया आएगा और उसको आप इंटरप्रेट करोगे। दिस लिटरेचर रिव्यू may also be useful in developing intellectual knowledge of the research। आप इंटरप्रेट करें ना करें, लेकिन इससे आपका जो बौद्धिकता का स्तर है, आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, वो विकसित होती है। इंटेलेक्चुअल, डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ रिसर्च एरिया along with the significant argument of discussion। आप इसके बाद क्या कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो सिग्निफिकेंट आर्गुमेंट्स के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ भी, है ना। लिटरेचर सर्वे गाइड्स द रिसर्चर्स टू इवैल्यूएट द सोर्सेज एंड रेकमेंड्स देम टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिलेवेंट लिटरेचर्स। आपको जो रिलेवेंट लिटरेचर्स हैं उन्हीं से डेटा लेना चाहिए। अगला आता है पांचवा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने लिटरेचर सर्वे भी कर लिया, अब इसके बाद आपका अगला चरण आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का निर्माण करते समय, है ना, टू फॉर्मुलेट रिसर्च हाइपोथेसिस द प्राइम टास्क इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी। यानी आपको पोटेंशियल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर विच रिलेशनशिप स्टेटमेंट इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन expected relation between these variables. This statement is more focused compared to the research objective। अब आपका जो है ये आपने पहले ऑलरेडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव तो आप लिख चुके हो, लेकिन जब आप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो ये अब और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बहुत लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि इन केस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ वायलेंट कंटेंट ऑफ टीवी ऑन बिहेवियर ऑफ सिटीजन। नागरिकों के व्यवहार पर वायलेंट कंटेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, टेलीविजन चैनल्स पर जो वायलेंट कंटेंट दिखाए जाते हैं। तो हाइपोथेसिस में भी फॉर्म्ड एज वायलेंट कंटेंट ऑफ द टीवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द सिटीजन। यानी टेलीविजन चैनल्स पर जो वायलेंट कंटेंट दिखाए जाते हैं वो नागरिकों के आक्रामक, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए उत्तरदायी। इसका एक उदाहरण मैं आपको अभी बताऊं कि
अभी आप देखो कि कुछ दिनों पूर्व एक आरपीएफ का जवान था, चेतन सिंह, है ना, आरपीएफ में। तो इसने क्या किया है, ट्रेन के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी, है ना, जिसमें से 3 जो है वो एक स्पेशल विशेष धर्म विशेष के लोग थे, और एक इसका अधिकारी थे, है ना, सब इंस्पेक्टर्स थे। तो ये इसका जो एग्रेसिव बिहेवियर था, तो जिस प्रकार से इसके वीडियोस और जो भी चीजें इंफॉर्मेशन सामने आई, तो डेफिनेटली ये किससे प्रभावित था, टेलीविजन पे जो आज रात दिन एक जैसी बहस आती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नागरिकों को प्रभावित तो करती है। तो अब ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। तो हियर द वायलेंट कंटेंट ऑफ द टीवी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी टीवी के ऊपर जो वायलेंट कंटेंट है वो तो आपका स्वतंत्र चर है, लेकिन बिहेवियर ऑफ सिटीजन जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, उसको रिसर्चर क्या करता, प्रेडिक्ट करेगा। तो ये एक परिकल्पना, तो यहां पर ये जो आ रहा है ना, ये आपका एक परिकल्पना का निर्माण। अब आप पूरा उसके बारे में डेटा और ये सारी चीजें लोगे और उसके आधार पर फिर आप रिसर्च करोगे। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलोंग विद टारगेट पॉपुलेशंस आर आल्सो डिस्क्राइब्ड with the help of hypothesis to make the research subject clear। यानी जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट मतलब आश्रित चर, है ना, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में जो आप कहां से ले रहे हो, टारगेट पॉपुलेशन से ले रहे हो, तो वो आपको आपके हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करने में, रिसर्च के सब्जेक्ट्स को क्लियर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज्ड एंड टेस्टेड टू प्रूव हाइपोथेसिस एंड एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप। मतलब आपने वो जो डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको टेस्टिंग किया, और फिर आप उनके बीच में एक रिलेशंस को स्टैब्लिश कर देते कि हाँ ये कंटेंट जिम्मेदार है। तो ऐसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है आपका सिलेक्टिंग रिसर्च डिजाइन। अब आप जो है रिसर्च को डिजाइन करते हैं। तो रिसर्च को डिजाइन करने का मतलब क्या है, तो रिसर्च डिजाइन जो है क्या करता है, तो रिसर्च डिजाइन अलाउज द रिसर्चर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन इन एक्यूरेट, इकोनॉमिकल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। एनी रिसर्च डिजाइन परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शन। यानी आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हुआ, उसके बाद आप क्या करते हैं, रिसर्च को डिजाइन करते हैं। तो ये आपको अनुमति देता है, इट अलाउज, क्या अनुमति देता है, टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन इन एन एक्यूरेट, सटीकता के साथ शोध प्रश्नों का उत्तर, रिसर्च क्वेश्चंस, और कैसा, इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से, एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, और वस्तुनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी जितना हो सके रिसर्च में, सब्जेक्टिविटी चाहे वो सोशल साइंसेज ही क्यों ना हो, सब्जेक्टिविटी कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज उसका शोध का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होता। हम उसको बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते हैं सब्जेक्टिविटी को, लेकिन मिनिमम हम जरूर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें रिसर्च डिजाइन में 2 मेजर फंक्शंस हैं। पहला मेजर फंक्शन क्या है, प्रिपेयरिंग एज अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, व्यवस्थित प्लान, सुव्यवस्थित कार्य योजना, आउटलाइनिंग वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स, अनेक प्रकार की विधियां, तकनीक, है ना, जो इस रिसर्च को करने के लिए आवश्यक होगी। इट आल्सो एंश्योर, ये सुनिश्चित करता है कि ये जो टेक्निक्स हैं विल हेल्प इन फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिसाइज एंड सुटेबल आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चन। ये जो है टेक्निक्स जो भी होंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स को सही सही प्रिसाइसली फाइंडिंग करने में और आपके शोध प्रश्नों के उत्तर देने में उपयुक्त होंगी। एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ वेरिएंस। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ वेरिएंस। दूसरा आता है, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, कि रिसर्च डिजाइन करने से रिसर्चर इज एबल टू डिसाइड द नेसेसरी टास्क टू परफॉर्म ईच स्टेप ऑफ द रिसर्च। रिसर्च को डिजाइन करने से अब रिसर्चर योग्य हो गया, एबल हो गया ये डिसाइड करने में कि उसे कौन कौन से आवश्यक कार्य हर स्टेप्स में करने चाहिए। दिस प्लान हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। रिसर्च प्लानिंग करने से
आपको जो आपने रिसर्च के डिजाइन किया है, तो ऐसा करने से आप क्या करते हैं, अपने समय का और रिसोर्सेस का, संसाधनों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यानी प्रभावशाली उपयोग कर सकते हैं, उपयोगिता उसकी सिद्ध कर सकते हैं। Therefore, research design can also be referred as the blueprint of the research। ये रिसर्च का ब्लूप्रिंट कहलाता है। And research design is prepared to regulate and control every step। हर एक स्टेप्स को आपको रेगुलेट भी करना है और उसको नियंत्रित भी करना है। नियमित और नियंत्रित करने में रिसर्च डिजाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 7th पर आता है सैंपल डिजाइन। रिसर्च डिजाइन करने के बाद अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट टास्क होता है सैंपल डिजाइन करना। तो सैंपल डिजाइन में आप क्या करते हो, एक प्लेटफॉर्म इफेक्टिव डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए सेट करते हो। तो सैंपल डिजाइन सेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव डेटा कलेक्शन एंड एनालाइजिंग। A sample design is responsible for the effective selection of research samples। रिसर्च सैंपल के लिए अब आपको जो है ये सैंपल डिजाइनिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना। मेनी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द रिसर्च वर्क, इससे बहुत सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं। तो डिजाइनिंग ऑफ सैंपल इंक्लूड्स मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन सच एज डिसाइडिंग द सैंपल फ्रेम्स, selecting suitable sampling technique है ना, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। यानी आप देखिए सैंपल डिजाइनिंग का मेन जो मोटो है या मेन चीजें जो इसमें इन्वॉल्व है वो क्या है, एक तो है सैंपल फ्रेम, है ना, आपका सैंपल फ्रेम क्या होगा ये आप डिसाइड करते हो। आपकी सैंपल कलेक्शन, ये जो टेक्निक्स होगी सैंपलिंग टेक्निक वो क्या होगी वो आप डिसाइड कर रहे हो। आपके सैंपल का साइज क्या होगा ये आप डिजाइन कर रहे हो। तो सैंपल डिजाइनिंग का मतलब है डिसाइडिंग द फ्रेम, है ना, डिसाइडिंग द सैंपलिंग टेक्निक्स एंड द सैंपल साइज एटसेट्रा, ये सब चीजें आती हैं। ये सैंपल डिजाइन आपको क्या परमिट्स करता है, तो इट परमिट्स द स्टडी ऑफ ए representative part of the target population which results in the reduction of unnecessary utilization। ऑलरेडी देखो पहले हम लिख चुके हैं ना, यहाँ पर आप देखो क्या है, इफेक्ट डेटा कलेक्शन ये सब जब हम करते हैं डिजाइनिंग वाले में हमने दो फंक्शंस देखे 6th वाले पॉइंट में कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड सोर्सेस। तो और ज्यादा इफेक्टिव बनाना तब हम क्या करेंगे, सैंपल डिजाइंस को भी हम डिजाइनिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो टाइम मनी एफर्ट्स हैं उनका और ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा और उसके जो अननेसेसरी वाले जो उपयोग हो रहे हैं वो सब हम मिनिमम लेवल पर उनको ले आएंगे। तो इट प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द लार्जर टारगेट पॉपुलेशन। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स डिसाइड कर ली सैंपल डिजाइन में, सैंपल साइज ले लिया, सारी चीजें कर ली, फ्रेमवर्क आपका तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती है, डेटा कलेक्शन। तो अब आप जो है वो डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन भी क्या होता है, सिस्टमैटिकली किया जाता है, क्योंकि विदाउट हैविंग एक्यूरेट डेटा अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, complete information performed is not possible to study as it is a source of helpful in getting a solution। The method used for data collection depend on the type of the nature of the research, है ना, वो रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है आप डेटा कलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हो। तो कॉमन मेथड्स बता रखी हैं। एक कॉमन मेथड क्या है, सर्वे है, एक है इंटरव्यू है, एक ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है। ये कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं, है ना, यानी कॉमन मेथड्स हैं किसके लिए, डेटा कलेक्शंस के लिए। बिफोर कलेक्टिंग द डेटा इट इज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू सिलेक्ट द रिसर्च एरिया। पूरा आ गया, रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन, वो सब चीजें करने के बाद ही आप डेटा कलेक्शंस पर जाएंगे, है ना। और ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा डेटा प्राइमरी डेटा हो और सेकेंडरी डेटा अगर जरूरत पड़ रही है तो हमें सेकेंडरी डेटा उसी केस में लेना चाहिए जब वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय हो। फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। हमने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जो भी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट्स है उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो रिसर्च जो भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए इन एन एथिकल मैनर, नैतिक रूप से। देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिशिंग
of collected data. Other important aspect of the execution steps are interpreting data accurately, designing suitable formats for presenting the findings to particular ऑडियंस और पर्टिकुलर रीडर्स जो भी है, तो उसको अब हम सही सही तरीके से क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए. तो इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, structured questionnaire can be used where the questions and answers should be machine coded. Various types of the interviews can also be selected for data collection, but the interviewers should be trained and skilled enough in this step. The research ensure that the research is executed as per the preset standard. मतलब हमारे जो एग्जीक्यूशंस जब हम कर रहे हैं तो हमें उसमें डेविएट्स नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल कोशिश इतने होने चाहिए कि जो भी हमारे प्रश्नकर्ता हैं जहां से भी हम डेटा ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ट्रेंड और स्किल्ड होने चाहिए. फिर आता है आपका एनालिसिस ऑफ डेटा. आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, अब हम क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं. तो एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो आप इसको पूरा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट क्योंकि इस क्वेश्चन जो आएगा वो किस स्टेप्स पूछी जाएंगी, तो आप बस ये ध्यान रखें डेटा एनालिसिस होगा, है ना. अब जब आप डेटा एनालिसिस करोगे तो आप एनालाइज डेटा को कैसे शो कर सकते हो, ग्राफिकली शो कर सकते हो. प्रेजेंटेशन, इससे क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है. आप ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स एटसेट्रा, ये बहुत सारी उसको एनालाइज करने की टेक्निक्स हैं, तो आप इनका उपयोग करके जो है डेटा को एनालिसिस कर सकते हो. रे डेटा था आपका, सॉरी रॉ डाटा था, है ना, अब उसको आपने सिंथेसिस कर दिया. उसके बाद आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अब आप क्या करते हैं, डेटा एनालाइज कर लिया, अब रिसर्चर्स परफॉर्म सर्टेन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, है ना. अब आप क्या करते हैं, इस कुछ विशेष प्रकार की सांख्यिकी गणनाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्ट. ये बहुत रिसर्च में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. फिर होता है टी टेस्ट, है ना. फिर आपका होता है एफ टेस्ट. ये कुछ टेस्ट के नाम हैं, है ना. फिर एक आजकल आता है एनोवा, है ना. ये रिसर्च टेक्निक्स के हैं, आगे इसको हम कभी देखेंगे, है ना. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा, उसको हम करते हैं. तो ये टेस्ट करने के हाइपोथेसिस जो है, तो आप उस हाइपोथेसिस को, पर मोस्ट कॉमनली जो है वो आपके काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट, सिग्निफिकेंट लेवल अलग अलग होते हैं, तो आप कौन से परसेंटेज का सिग्निफिकेंट लेवल लेते हैं उसके बेसिस पर आपका हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टिंग किया जाता है. एंड आफ्टर टेस्टिंग आप क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और उसका जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण करते हैं, और इस प्रकार से आपका ये जो स्टेप्स कंप्लीट होती है. तो अब आप देखें अगला जो आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स. आपने इसका रिप्रेजेंट डेटा को आपने जनरलाइज कर दिया इंटरप्रिटेशन करके. अब आप क्या करते हैं, एक रिसर्च की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, और उसमें आप पूरा आपका रिसर्च कंक्लूड हो जाता है. तो देखिए ये जो है 13 स्टेप्स हैं रिसर्च की, है ना. ये सीक्वेंस वाइज ही मैंने यहाँ पर शो कर रखी है. इसी के आधार पर जो आप, जो भी आपके पास, अगर आप जो भी बुक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, तो आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेंगे तो अब आपको पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी. तो ये था हमारा आज का सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. और अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखें, मैं जो है उसमें यूजीसी नेट, है ना, और CSIR नेट, है ना, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, आपके, वो मैं इस पे सॉल्व करवा रहा हूँ. तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के डाला है, जिसमें मैंने अभी 31 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हुए हैं. तो ऑन एन एवरेज 30 to 40 क्वेश्चंस पर डे मैं आपको जो है सॉल्व करवाऊंगा. तो मान के चलिए कि अगर हम 20 दिन तक ये करते हैं तो 20 into 30 भी हम लें तो देयर विल बी द अप्रॉक्सीमेट 600 क्वेश्चंस. डेफिनेटली आपको सिलेक्शन में ये बहुत अच्छी हेल्प करेंगे. तो थैंक यू.